नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नायर 451 में। प्रातःकाल मोहम्मद गुलाम बस खाने नमाज पढ़ी, कपड़े पहने और महरी से किराए की गाड़ी लाने को कहा। श्री बेगम ने पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ जाने का इरादा है? गुल मोहम्मद, जरा छोटे साहब को सलाम करने जाना है। श्री, तो पैदल क्यों नहीं चले जाते? कौन सी बड़ी दूर है? गुल, जो बात तुम्हारी समझ में ना आए उसमें जबान ना खोला करो। श्री, पूछती तो हूँ, पैदल चले जाने में क्या हर्ज है? गाड़ी वाला 1 रुपये से कम ना लेगा। गुल हंसकर, हुकाम किराया नहीं देते, उसकी हिम्मत है कि मुझसे किराया मांगे, चालान करवा दूँ। श्री, तुम तो हकीम भी नहीं हो, तुम्हें वह क्यों ले जाने लगा? गुल, हाकिम कैसे नहीं हूँ? हकीम के क्या सींग पूंछ होती है जो मेरे नहीं है? हाकिम को दोस्त हाकिम से कम रोब नहीं रखता। अहमक नहीं हूँ कि 100 काम छोड़कर हुकाम की सलामी बजाया करती हूँ। यही इसकी बरकत है कि पुलिस माल दीवानी के अहलाकार मुझे झुक झुक कर सलाम करते हैं। थानेदार ने कल जो सौगात भेजी थी वह किस लिए? मैं उनका दामाद तो नहीं हूँ, सब मुझसे डरते हैं। इनमें से महरी एक तांगल आई। खा साहब ने फौर सपा बांधा और चले। शीरी ने कहा, अरे तो पान तो खाते जाओ। गुल, हाँ लाओ, हाथ में मेहंदी भी लगा दो। अरे नेकबत खत, हुकुम के सामने पान खाकर जाना बेहद भी है। सीरी, आओगे कब तक? खाना तो ही थी खाओगे। गुल, तुम मेरे खाने की फिक्र ना करना, शायद कुहा सामने के यहाँ चला जाऊँ। कोई मुझे पूछे तो कहला देना बड़े साहब से मिलने गए। खां साहब आकर तांगे पर बैठे। तांगे वाले ने पूछा, हजूर कहाँ चलूँ? गुल, छोटे साहब के बंगले पर सरकारी काम से जाना है। तांगे, हजूर को वहाँ कितनी देर लगेगी? गुल, यह मैं कैसे बता दूँ? यह तो हो ही नहीं सकता कि साहब मुझसे बार बार बैठने को कहे और मैं उठकर चला आऊँ। सरकारी काम है, ना जाने कितनी देर लग जाए। बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे। मजाल नहीं कि जो बात कहूँ तो उससे इनकार कर दे। आदमी को गुरूर ना करना चाहिए, गुरूर करना शैतान का काम है। मगर कई थानेदारों से जवाब तलब कर चुका हूँ, जिसको देखा कि रियाई को ईज़ा पहुँचाता है उसके पीछे पड़ जाता हूँ। तांगे, हजूर पुलिस बड़ा अंधेरी करती है, जब देखो बेगार, कभी आधी रात को बुला भेजा, कभी फाजिरों मरे जाते हैं हजूर। उस पर हर मोड़ पर सिपाहियों को पैसे चाहिए, ना दे तो झूठा चालान कर दे। गुल, सब जानता हूँ जी, अपनी झोपड़ी में बैठा सारी दुनिया की सैर किया करता हूँ, वहीं बैठे बैठे बदमाशों की खबर लिया करता हूँ। देखो, तांगे को बंगले के भीतर ना ले जाना, बाहर फाटक पर रोक देना। तांगा, अच्छा हजूर, अच्छा, अब देखिए वह सिपाही मोड़ पर खड़ा है, पैसे के लिए हाथ फैलाएगा, ना दूँ तो ललकारेगा, मगर आज कसम कुरान की टका सा जवाब दे दूंगा। हजूर बैठे हैं तो क्या कर सकता है? गुल, नहीं नहीं नहीं, जरा सी बात पर मैं इन छोटे आदमियों से नहीं लड़ता। पैसे दे देना, मैं तो पीछे से बचा की खबर लूँगा। मुअत्तल ना करा दूँ तो सही। दबदू गाली गलौज करना, इन छोटे आदमियों के मुंह लगना मेरी आदत नहीं। तांगे वाले को भी यह बात पसंद आई। मोड़ पर उसने सिपाहियों को पैसे दे दिए। तांगा साहब के बंगले पर पहुंचा। खान साहब उतरे और जिस तरह कोई शिकारी पैर दबा दबा कर चौकनी आंखों से देखता हुआ चलता है, उसी तरह आप बंगले के बरामदे में जाकर खड़े हो गए। बेरा बरामदे में बैठा था, अपने उसे देखा ही सलाम किया। बेरा, हजूर तो अंधेर करते हैं, सलाम हमको करना चाहिए और आप पहले ही हाथ उठा देते हैं। गुल, अजी इन बातों में क्या रखा है? खुदा की निगाह में सब इंसान बराबर हैं। बेरा, हजूर को अल्लाह सलामत रखे, क्या बात कही है। हक तो यह है, पर आदमी अपने को कितना भूल जाता है। यहाँ तो छोटे छोटे अमले भी इंतज़ार करते रहते हैं कि यह हाथ उठाए, साहब को इतला कर दूँ। गुल, आराम में हो तो रहने दो, अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं। बेरा, जी नहीं हजूर, हाजिर पर से तो कभी ना उठ चुके, कागज वागज पढ़ते होंगे। गुल, अब इसका तुम्हें अख्तियार है, जैसा मौका हो वैसा करो। मौका महल पहचानना तुम्ही लोगों का काम है। क्या हुआ, तुम्हारी लड़की तो खैरियत से है ना?
बेरा, हाँ हजूर, अब बहुत मज़े में है। जब से हजूर ने उसके घर वालों को बुलवाकर डांटा दिया था तब से किसी ने चूं भी नहीं किया। लड़की हजूर की जान माल को दुआ देती है। बेरा ने साहब को कहा, साहब की इतला की और एक क्षण में खां साहब जूते उतार कर साहब के सामने जा खड़े हुए और सलाम करके फर्श पर बैठ गए। साहब का नाम काटन था। काटन, ओ यह आप क्या करता है? कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। काटन, नहीं नहीं, आप हमारे दोस्त हैं। खान, हजूर चाहे मेरे को आफताब बना दे पर मैं तो अपनी हकीकत समझता हूँ। बंदा उन लोगों में से नहीं हूँ जो हजूर के करम से 4 हरफ पढ़कर ज़मीन पर पाँव नहीं रखते और हजूर लोगों की बराबरी करने लगते हैं। कॉटन, खान साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हम आत के 5वें दिन नैनीताल जा रहे हैं, वहाँ से लौटकर आपसे मुलाकात करेंगे। अब तो कई बार नैनीताल गए होंगे, अब तो सब रईस लोग वहाँ जाते हैं। हाँ साहब, नैनीताल क्या बरेली तक भी ना गए थे, पर इस समय कैसे कह देते कि मैं कहाँ वहाँ कभी नहीं गया। साहब की नज़रों से गिर ना जाते। साहब समझते कि है रईस नहीं, कोई चरकटा है। बोले, हाँ हजूर, कई बार हो आया हूँ। कॉटन, आप कई बार हो आए, हम तो पहली दफ़ा जाता है। सुना बहुत अच्छा शहर है। खान, बहुत बड़ा शहर है हजूर, मगर कुछ ऐसा बड़ा भी नहीं है। काटन, आप कहाँ ठहरते? वहाँ होटल में तो बहुत पैसा लगता है। खान, मेरी हजूर ना पूछे, कभी कहीं ठहर गया, कभी कहीं ठहर गया। हजूर के अकबाल से सभी जगह दोस्त है। कॉटन, आप वहाँ किसी के नाम चिट्ठी दे सकता है कि मेरे ठहरने का बंदोबस्त कर दे। हम किफ़ायत से काम करना चाहते हैं। आप तो हर साल जाते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं चलता? खान साहब, बड़ी मुश्किल में फंसे हैं, अब बचाव का कोई उपाय ना था। कहना पड़ा जैसे हजूर के साथ ही चलूँगा, मगर मुझे अभी ज़रा देर है हजूर। कॉटन, ओह कुछ परवाह नहीं, हम आपके लिए 1 हफ्ता ठहर सकते हैं। अच्छा सलाम, आज ही आप अपने दोस्त को जगह का इंतज़ाम करने को लिख दे। आज के 7वें दिन हम और आप साथ चलेंगे, हम आपको रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे। खान साहब ने सलाम किया और बाहर निकले। तांगे वाले से कहा, कुंवर शमशेर सिंह की कोठी पर चलो। कुंवर शमशेर सिंह खानदानी रईस थे। उन्हें अभी तक अंग्रेजी रहन सहन की कवा ना लगी थी। 10 बजे दिन तक सोना, फिर दोस्तों और मुसाहिबों के साथ गपशप करना, 2 बजे खाना खाकर फिर सोना, शाम को चौक की हवा खाना और घर जाकर 12-1 बजे 11 बजे तक किसी पर का मुजरा देखना। यही उनकी दिनचर्या थी। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें कुछ भी खबर ना थी, या हुई भी तो सुनी सुनाई। खां साहब उनके दोस्तों में थे। जिस वक्त खां साहब कोठी में पहुँचे 10 बजे गए थे। कुंवर साहब बाहर निकले आए थे। मित्रगण जमा थे। खां साहब को देखते ही कुंवर साहब ने पूछा, कहिए खान साहब किधर से? खान साहब, जरा साहिब से मिलने गया था, कई दिन बुला बुला भेजा मगर फुर्सत ही ना मिली थी। आज उनका आदमी ज़बरदस्ती खींच ले गया, क्या करता, जाना ही पड़ा। कहाँ तक बेरुखी करूँ? कुंवर, यार तुम ना जाने अफसरों पर क्या जादू कर दिया कि जो आता है तुम्हारी दम भरने लगता है। मुझे वह मंत्र क्यों नहीं सिखा देते? खान, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि क्यों हुक्म मुझ पर इतने मेहरबान रहते हैं। आपको यकीन ना आएगा, मेरी आवाज़ सुनते ही कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे और ले जाकर अपनी खास कुर्सी पर बैठा दिया। कुंवर, अपनी खास कुर्सी पर? खान, हाँ साहब, हैरत में आ गया मगर बैठना ही पड़ा। फिर सिगार मंगवाया, इलायची, मेवे, चाय, सभी कुछ आ गए। यूँ कहिए कि खासी खासी दावत हो गई। यह मेहमानदारी देखकर मैं दंग रह गया। कुंवर, तो वह सब दोस्ती भी करना चाहते हैं? खान, अजी दूसरा क्या, खा के दोस्ती करेंगे। अब हद हो गई है कि मुझे अपने साथ नैनीताल चलने को मजबूर किया। कुंवर, सच? खान, कसम खुरान की। हैरान था कि क्या जवाब दूँ, मगर जब देखा कि किसी तरह नहीं मानते तो वादा करना ही पड़ा। आज के दिन कुछ है। कुंवर, क्यों यार, मैं भी चला चलूँ तो क्या हर्ज है?
खान सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या बात होगी। कुंवर भाई लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इससे ज़्यादा डर लगता है। आप तो हो आए होंगे। खान कई बार हो आया हूँ, हाँ इधर कई साल से नहीं गया। कुंवर क्यों साहब, पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते दम फूल जाता होगा। राधाकांत व्यास बोले, धर्मावंतर चढ़ने को तो किसी तरह चढ़ भी जाए, पर पहाड़ों का पानी ऐसा खराब होता है कि एक बार लग गया तो प्राण ही लेकर छोड़ता है। बद्रीनाथ की यात्रा करने जितने यात्री जाते हैं उनमें बहुत कम जीते हैं लौटते हैं, और शीघ्रहनी तो प्राय सभी को ही हो जाती है। कुंवर हाँ सुना तो हमने भी है कि पहाड़ों की का पानी बहुत लगता है। लाला सुखदयाल ने हामी भरी। गोसाई जी ने भी तो पहाड़ के पानी की निंदा की है। लागत अति पहाड़ का पानी बड़ दुख होत न जाए बखानी। हाँ तो यह इतने अंग्रेजी वहाँ क्यों जाते हैं साहब, ये लोग अपने वक्त के लुकमान हैं, इनका कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। पहाड़ों की सैर से कोई फ़ायदा ना होता तो क्यों जाते, जरा यह तो सच्ची व्यास। यही सोच सोच कर तो हमारे रईस अपना सर्वनाश कर रहे हैं। उनकी देखी देखी धन का नाश, धर्म का नाश, बल का नाश होता चला जाता है, फिर भी हमारी आंखें ना खुलती। लाला मेरे पिताजी एक बार किसी अंग्रेज के साथ पहाड़ पर गए थे, वहाँ से लौटे तो मुझे नसीहत की कि खबरदार कभी पहाड़ पर ना जाना, आखिर कोई बात हो देखी होगी। जमी तो यह नसीहत की। वजीद हजूर खान साहब जाते हैं, जाने दीजिए, आपको मैं जाने की सलाह ना दूंगा। जरा सोचे, कोसों की चढ़ाई, फिर रास्ता इतना खतरनाक कि खुदा की पनाह, जरा सी पगडंडी और दोनों तरफ कोसों का खंडा नीचे देखा और थरथरा कर आदमी गिर पड़ा, और जो कई पत्थरों में आग लग गई तो चलिए वारा न्यारा हो गया, जल भुन के कबाब हो गए। खान ओ जो लाखों आदमी पहाड़ पर रहते हैं वाजिद, उनकी और बात है भाई साहब। हाँ और बात कैसी, क्या मैं आदमी नहीं है वाजिद, लाखों आदमी दिन भर हल जोतते हैं, पहावड़े चलाते हैं, लकड़ी फाड़ते हैं, आप करेंगे। हाँ आप में इतनी दम, हजूर उस चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, टूटो पर जाएंगे। वजीद टटुओं पर 6 कोस की चढ़ाई, होश की दवा कीजिए। कुंवर टटुओं पर मई हमसे न जाएगा, कहीं टटू भटके तो कहीं के ना रहे। लाला गिरे तो हड्डियाँ तक ना मिले। व्यास प्राण तक चूर चूर हो जाए। वाजिद खुदाबंद एक जरा सी ऊंचाई पर से आदमी देखता है तो कांपने लगता है, ना कि पहाड़ की चढ़ाई। कुंवर वहाँ सड़कों पर इधर उधर ईंट या पत्थरों की मुंडेर नहीं बनी हुई है। वाजिद खुदाबंद मंजिलों के रास्ते में मुंडेर कैसी। कुंवर आदमी का काम तो नहीं है। लाला सुना वहाँ घेघा निकल आता है। कुंवर अरे भाई यह बुरा रोग है, तब मैं वहाँ जाने का नाम भी ना लूँगा। हाँ आप लाल साहब से पूछे कि साहब लोग जो वहाँ रहते हैं उनको घेघा क्यों नहीं हो जाता। लाला वह लोग ब्रांडी पीते हैं, हम और आप उनकी बराबरी कर सकते हैं भला, फिर उनका अकबाल। वाजिद मुझे तो यकीन नहीं आता कि इस खां साहब कभी नैनीताल गए हैं, वो इस वक्त ढींग मार रहे हैं। क्यों साहब आप कितने दिन वहाँ रहे। कहाँ कोई 4 बरस तक रहा हूँ था। वाजिद आप वहाँ किस मोहल्ले में रहते थे। खां गड़बड़ा कर जी मैं। वाजिद खां आखिर आप 4 बरस कहाँ रहे। खां दे के याद आ जाए तो कहूँ। वाजिद जाइए, मैं नैनीताल की सूरत तक ना देख। गप हाँक दी कि वहाँ 4 बरस तक रहे। हाँ अच्छा साहब आप ही का कहना सही है, मैं कभी नैनीताल नहीं गया, बस अब तो खुश हो गए। कुंवर आखिर आप क्यों नहीं बताते कि नैनीताल में आप कहाँ ठहरे थे। वाजिद कभी गए हो तब ना बताए। कहाँ कह तो दिया कि मैं नहीं गया, चलिए छुट्टी हुई। आप फरमाइए कुंवर साहब, आपको चलना है या नहीं। ये लोग जो कहते हैं सब ठीक है, वहाँ घेघा निकल आता है, वहाँ का पानी इतना ख़राब है कि खाना बिल्कुल नहीं हजम होता, वहाँ हर रोज़ 10-5 आदमी खंडक में गिरा करते हैं। अब आप क्या फ़ैसला करते हैं। वहाँ जो मज़े हैं वह यहाँ ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। जिन हुकाम के दरवाजे पर घंटे खड़े रहने पर भी मुलाकात नहीं होती, उनसे वहाँ 24 घंटों खड़े रहने पर भी मुलाकात नहीं होती, उनसे वहाँ 24 घंटों पर साथ रहेंगे। मिसों के साथ झील में सैर करने का मज़ा अगर मिल सकता है तो वही,
अजी सैकड़ों अंग्रेज़ों से दोस्ती हो जाएगी। 3 महीने वहाँ रहकर आप इतना नाम हासिल कर सकते हैं जितना यहाँ ज़िंदगी भर भी ना होगा। बस और क्या कहूँ। कुंवर, वहाँ बड़े बड़े अंग्रेज़ों से मुलाकात हो जाएगी। खान, जनाब, दावतों के मारे आपका दम मारने की मोहलत ना मिलेगी। कुंवर, जी तो चाहता है कि एक बार तो बस तैयारी कीजिए। सभाभाजन ने जब देखा कि कुंवर साहब नैनीताल जाने के लिए तैयार हो गए तो सब के सब हाँ में हाँ मिलाने लगे। व्यास पर्वत कंदराओं में कभी कभी योगियों के दर्शन हो जाते हैं। लाला, हाँ साहब, सुना है 2-2 साल के योगी वहाँ मिलते हैं। जिसकी ओर है एक बार आंख उठाकर देख लिया उसे चारों पदार्थ मिल गए। वाजिद, मगर हजूर चले तो इस ठाट से चले कि वहाँ के लोग भी कहे कि लखनऊ के कोई रईस आए। लाला, लक्ष्मी हतीन को जरूर ले चलिए। वहाँ कभी किसी ने हाथी की सूरत काहे को देखी होगी। जब सरकार सवार होंगे होकर निकलेंगे और गंगा जमुना होदी चमकेगी तो लोग दंग हो जाएंगे। व्यास, एक डंका भी हो गया तो क्या पूछना। कुंवर, नहीं साहब, मेरी सलाह डंके की नहीं है। देश देख कर भैंस बनना चाहिए। लाला, हाँ, डंके की सलाह तो मेरी भी नहीं है, पर हाथी के गले में घंटा जरूर हो। खां, जब तक वहाँ किसी दोस्त को तार दे दिया जाए कि एक पूरा बंगला ठीक करके रखे, छोटे साहब को भी उसी में ठहरा लेंगे। कुंवर, वह हमारे साथ क्यों ठहरने लगे? अफसर है। खां, उनको लाने का जिम्मा हमारा। खींच खींच कर किसी न किसी तरह ले आई आऊँगा। कुंवर, अगर उनके साथ ठहरने का मौका मिले तब तो मैं भी समझू नैनीताल जाने का पारश हो गया। 1 हफ्ता गुजर गया। सफ़र की तैयारियां हो गई। प्रातःकाल काटन साहब का खत आया कि आप हमारे यहाँ आएंगे, मुझसे स्टेशन पर मिलेंगे। कुंवर साहब ने जवाब लिखवाया कि आप इधर ही आ जाइएगा, स्टेशन का रास्ता इस तरफ से है, मैं तैयार रहूँगा। यह खत लिखवा कर कुंवर साहब अंदर गए तो देखा कि उनकी बड़ी साली रामेश्वर देवी बैठी हुई। उन्हें देखकर बोले, क्या आप सचमुच नैनीताल जा रहे हो? कुंवर, जी हाँ, आज रात की तैयारी है। रामेश्वर, अरे आज ही रात को यह नहीं हो सकता, कल बच्चा का मुंडन है, मैं एक ना मानूंगी। आप ही ना होंगे तो लोग आकर क्या करेंगे? कुंवर, तो आपने ही पहले ही क्यों ना कहला दिया? पहले से मालूम होता तो मैं कल जाने का इरादा ही क्यों करता। रामेश्वर, तो इसमें लालचरी की कौन सी बात है? कल ना सही, 2-4 दिन बाद सही। कुंवर खान की पत्नी सुशीला देवी बोली, हाँ और क्या, 2-4 दिन बाद ही जाना, क्या साइट टली है। कुंवर, हाय, छोटे साहब से वादा कर चुका हूँ, वह रात ही को मुझे लेने आएंगे, आखिर वह अपने दिल में क्या कहेंगे। रामेश्वर, ऐसे ऐसे वादे हुए ही करते हैं, छोटे साहब के हाथ कुछ बिक तो गए नहीं हो। कुंवर, मैं क्या कहूँ कि जी कितना मजबूर हूँ, बहुत लज्जित होना पड़ेगा। रामेश्वर, तो गया जो कुछ है वह छोटे साहब ही है, मैं कुछ नहीं। कुंवर, आखिर साहब से क्या कहूँ, कौन सा बहाना करूँ। रामेश्वर, कह दो कि हमारे भतीजे का मुंडन है, हम 1 सप्ताह तक नहीं चल सकते, बस छुट्टी हुई। कुंवर हंसकर, कितना आसान कर दिया है आपने इस समस्या को, ऐसे हो सकता है कि कहीं कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूँगा। सुशीला, क्यों, हो सकने को क्या हुआ, तुम उसके गुलाम तो नहीं हो। कुंवर, तुम लोग बाहर तो निकलती बैठती नहीं हो, तुम्हें क्या मालूम कि अंग्रेज़ों के विचार कैसे होते हैं। रामेश्वर जी, अरे भगवान, आखिर उसके कोई लड़का बाला है या निगोड़ा नाटा है तो यार और व्यवहार हिंदू मुसलमान सबके यहाँ होते हैं। कुंवर, भाई हमसे कुछ करते धरते नहीं बनता। रामेश्वर, हमने कह दिया हम जाने नहीं देंगे, अगर तुम चले गए तो मुझे बड़ा रज होगा, तुम ही लोगों से तो महफिल की शोभा होगी और अपना कौन बैठा हुआ है यहाँ। कुंवर, अब तो साहब को लिख भेजने का भी मौका नहीं है, वह दफ्तर चले गए होंगे, मेरा सब ऐसबाब बन चुका है, को नौकरों को पेशगी रुपया दे चुका कि चलने की तैयारी करें, अब कैसे रुक सकता हूँ। रामेश्वर जी, कुछ भी हो जाने ना पाओगे। सुशीला, 2-4 दिन के बाद जाने में ऐसी कौन सी बड़ी हानि हुई जाती है, वहाँ कौन लड्डू धरे हुए हैं। कुंवर साहब बड़े धर्म संकट में पड़े, अगर नहीं जाते तो छोटे साहब से झूठ पड़ते और वह अपने दिल में कहेंगे कि अच्छे बेहुदे आदमी के साथ पाला पड़ा, अगर जाते तो स्त्रियों से बिगाड़ होती है, साले मुँह फुलाती हैं, इसी चक्कर में पड़े हुए बाहर आए तो मियाँ वाजिद बोले, हजूर इस वक्त कुछ उदास मालूम होते हैं। व्यास,
मुद्रा तहजीन हो गई। कुंवर भाई कुछ न पूछो, बड़े संकट में हूँ। वाजिद क्या हुआ हजूर, कुछ फरमाइए तो। कुंवर यह भी एक विचित्र ही देश है। व्यास धर्मावतार प्राचीन काल से यह ऋषियों की तपोभूमि है। लाला क्या कहना है, संसार में ऐसा देश दूसरा नहीं। कुंवर जी हाँ, आप जैसे गोखे और किस देश में होंगे। बुद्धि तो हम लोगों को कुछ भी नहीं गई। वाजिद हजूर अकल के पीछे तो हम लोग लठ लिए फिरते हैं। व्यास धर्मावतार कुछ कहते तो नहीं बनता, बड़ी ही हीन दशा है। कुंवर नैनीताल जाने को तैयार था, अब बड़ी साली कहती है कि मेरे बच्चे का मुंडन है, मैं ना जाने दूंगी। चले जाओगे तो मुझे रज होगा। बतलाइए अब क्या करूं, ऐसी मूर्खता और कहाँ देखने में आएगी। पूछो मुंडन नाई करेगा, नाच तमाशा देखने वालों की शहर में कमी नहीं। एक मैं ना रहूँगा ना सही, मगर उनको कौन समझाए। व्यास दीनबंधु नारी हट तो लोक प्रसिद्धि है। कुंवर अब यह सोचिए कि छोटे साहब से क्या बहाना किया जाएगा। वाजिद बड़ा नाजुक मुआमना आ पड़ा हजूर। लाला हकीम का नाराज हो जाना बुरा है। वाजिद हकीम मिट्टी का भी हो फिर भी हकीम ही है। कुंवर मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। लाला हजूर अब बाहर ना बैठे, मेरी तो यही सलाह है, जो कुछ सिर पर पड़ेगी आप हम ओढ़ लेंगे। वाजिद अजी पसीने की जगह खून निकला देंगे, नमक खाया है कि दिल लगी है। लाला हाँ, मुझे भी यही मुनासिब मालूम होता है, आप लोग कह दीजिए बीमार हो गए हैं। अभी यही बातें हो रही थी कि खिदमतकार ने आकर हाँफते हुए कहा, सरकार कोई आया है। तोन सरकार का बुलावत है। कुंवर कौन है, पूछ नहीं। किद को रंगरेज है सरकार, लाला लाल मुंह है, घोड़े पर सवार है। कुंवर कहीं छोटे साहब तो नहीं है। भाई मैं तो भीतर जाता हूँ, अब आबरू तुम्हारे हाथ में है। कुंवर साहब ने तो भीतर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वाजिद अली ने खिड़की से झाँक कर देखा तो छोटे साहब खड़े थे, हाथ पाँव फूल गए। अब साहब के सामने कौन जाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, एक दूसरे को टेल रही है। लाला बढ़ जाओ वाजिद अली, देखो क्या कहते हैं। वाजिद आप ही क्यों नहीं चले जाते। लाला आदमी ही तो है, वह भी कुछ खा तो ना जाएगा। वाजिद तो चले क्यों नहीं जाते। कॉटन साहब 2-3 मिनट खड़े रहे, अब यहाँ से कोई ना निकला तो बिगड़ कर बोले, यहाँ कौन आदमी है। कुंवर साहब से बोला, काटन साहब खड़ा है। मियाँ वाजिद बौखलाते हुए आगे बढ़े और हाथ बांध कर बोले, खुदावर कुंवर साहब ने आज बहुत देर से खाना खाया तो तबीयत कुछ भारी हो गई है, इस वक्त आराम में बाहर नहीं आ सकते। कॉटन ओह तुम यह क्या बोलते, वह तो हमारे साथ नैनीताल जाने वाले थे, उसने हमको खत लिखा था। वाजिद हाँ हजूर जाने वाले तो थे पर बीमार हो गए। कॉटन बहुत रज हुआ। वाजिद हजूर इत्तफाक है। कॉटन हमको बहुत अफसोस है। कुंवर साहब से जाकर बोलो हम उनको देखना मांगते हैं। वाजिद हजूर बाहर नहीं आ सकते। कॉटन कुछ परवाह नहीं, हम अंदर जाकर देखेंगे। कुंवर साहब दरवाजे से चिमटे हुए कॉटन साहब की बातें सुन रहे थे। नीचे की सांस नीचे थी, ऊपर की ऊपर।